तो सभी को जय हिंद। तो मैं एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पे बता दूं कि हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा है और ये इतना जोरदार प्रैक्टिस सेट है, आप लोग इसे एक बार पूरा कंप्लीट करके देखिए, आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आपको लगता है कि आपका टाइम यहाँ पे बर्बाद हो रहा है तो आप अपना स्पीड में करके देख लीजिए, आपको बहुत अच्छा हेल्प मिलेगा। इससे आपका प्रैक्टिस सेट भी अच्छा से हो जाएगा और 37 क्वेश्चन का हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएगा। तो बिना टाइम बर्बाद के चलिए शुरू करते हैं। आप लोग क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा कितना अच्छा है। तो हमारा पहला प्रश्न है कि नीचे दिए गए वाक्य निम्न में से किस वाक्य का उदाहरण है। ये जो नीचे वाक्य दिया गया है, चलिए अब यहाँ से चला जाए, चलिए अब यहाँ से चला जाए, इसमें बताना है कौन सा वाच्य है, भाववाच्य, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, कौन सा वाच्य है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे चलिए अब यहाँ से चला जाए, तो ये चला जाए, चला, चला या चलना, ये जो होता है ये जानते हैं क्या होता है, ये अकर्मक क्रिया होता है। ये चला और चलना ये अकर्मक क्रिया होता है। तो अकर्मक क्रिया का प्रयोग अगर कहीं पे होता है तो वो भाववाच्य में होता है, इसलिए ये भाववाच्य हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अकर्मक वाच्य दे रखा है। हालांकि वाच्य के केवल 3 ही प्रकार होते हैं, एक तो कर्तरी, एक भाव। ये तो कोई प्रकार है ही नहीं, तो ये तो ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, भाववाच्य। क्यों? क्योंकि चला और चलना अकर्मक क्रिया है और भाववाच्य में हमेशा अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, भाववाच्य। तो यहाँ पे बता दूं कि जो भाववाच्य का पहचान होता है, भाववाच्य में हमेशा पुल्लिंग, अकर्मक और प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना, अकर्मक प्रयोग क्रिया का प्रयोग हमेशा भाववाच्य में होता है। जैसे चलो अब सोया जाए, ऐसी धूप कैसे चला जाए, तो यहाँ पे ये हो गया हमारा भाववाच्य। आगे चलते हैं। तो ये है हमारा प्रश्न नंबर 2। हम आगे अपने प्रश्न नंबर 2 पे। हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। प्रश्न है कि वह अखबार पढ़कर नहाने गया, वह अखबार पढ़कर नहाने गया। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे एक चीज़ आप लोग गौर कर रहे होंगे, पढ़कर मतलब पहले उसने अखबार पढ़ा फिर नहाने गया। जैसे मैं खाकर सो गया, जैसे मैं पढ़कर चला गया, पढ़कर खेलने गया, यानी यहाँ पे पढ़कर नहाने गया, पहले पढ़ा उसके बाद नहाने गया। तो यहाँ पे एक क्रिया पहले हो रही है, दूसरी क्रिया बाद में हो रही है, तो ये पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, पढ़कर। तो किसी भी वाक्य में अगर पहले कोई कार्य हो जाता है उसके बाद कोई कार्य होता है तो वहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया होगी। ठीक है, तो हमारा प्रश्न नंबर 3 है। हम आगे प्रश्न नंबर 3 पे। निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो संधि विच्छेद का सही विकल्प हो। राम प्लस ईश्वर, राम प्लस ईश्वर, रामेश्वर, राम प्लस ईश्वर, रामेश्वर होगा। इसमें कौन सी संधि होगी? इसमें गुण संधि होगी, रामेश्वर, राम प्लस ईश्वर। ऑप्शन नंबर 4 रामेश्वर होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 है हमारा कि वार्षिक का विशेष शब्द क्या होगा। वार्षिक का विशेष शब्द बताना है, वार्षिक का विशेष शब्द बताना है। ठीक है, तो वार्षिक हमारा हो गया विशेषण, यानी ये किससे बना है, ये किससे बनकर वार्षिक हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 3 हम देख रहे हैं वर्ष, तो वर्ष का होगा वार्षिक, वर्ष का होगा वार्षिक, वार्षिक हो गया विशेषण। जैसे वार्षिक त्यौहार, वार्षिक परीक्षा, वार्षिक त्यौहार, ये सब चीज़ें, तो वार्षिक जो है विशेषण हो गया है, वर्ष का विशेषण हो गया वार्षिक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 5 है हमारा। प्रश्न नंबर 5 आ गया, निम्नलिखित विलोमार्थी शब्दयुग में कौन सा असंगत है, यानी 4 विकल्प दे रखे हैं, पूछ रहा कौन सा गलत है। ठीक है, इसमें गलत हमें बताना है। तो हार का जीत ये तो सही है, हर्ष का विषाद ये भी सही है, हास्य का वृद्धि ये भी सही है, लेकिन लुप्त अस्पष्ट ये गलत है, क्योंकि लुप्त मतलब छुपाना और इसका होगा प्रकट, लुप्त मतलब प्रकट, और अस्पष्ट अस्पष्ट मतलब होता है साफ सुथरा, इसका हो जाएगा अस्पष्ट। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा होगा इसका आंसर। ठीक, प्रश्न नंबर 6 है हमारा। प्रश्न नंबर 6 पे आ गए हम कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग के जोड़े में कौन सा जोड़ा सही है, कौन सा जोड़ा सही बताना है। दाता का दात्री होता है तो ये तो गलत हो गया, भेड़ का ये भी हो गया, भेड़ा हो गया, कवि का कवित्री होता है, लेखक का, तो ये भी गलत हो गया। फिर ब्राह्मण का ब्राह्मणी, ये वाला सही है, ब्राह्मण का ब्राह्मणी, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, काफ़ी आसान था। तो प्रश्न नंबर 7 है हमारा। प्रश्न नंबर 7 है कि जलज शब्द में समास छाटिए, जलज में समास बताना है। पूछ रहा है जलज में कौन सा समास है, तो अव्ययी तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे उपसर्ग नहीं लगा है। कर्मधारय भी, कर्मधारय जलज, जलज ये नहीं होगा, कर्मधारय भी नहीं होगा, तत्पुरुष भी नहीं होगा, बहुब्रीहि है, क्योंकि जलज अगर हम कहेंगे जलज तो जलज मतलब क्या होता है, जलज मतलब कमल, ये कमल को इंगित कर रहा है। ठीक है, ये कमल को इंगित कर रहा है। जैसे अगर मैं कहूँ जटाधारी, तो जटाधारी शिव को इंगित कर रहा है, तो उसमें बहुब्रीहि समास है। तो इसी तरह जलज जो है ये कमल को निरूपित कर रहा है यहाँ पे, तो ये भी बहुब्रीहि समास होगा, यानी किसी तीसरे को कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 8 है हमारा, साहसी में कौन सा विशेषण है, साहसी में कौन सा विशेषण है, तो ऑप्शन नंबर 4 से ये गुणवाचक विशेषण। जैसे साहसी व्यक्ति, साहसी लोग, तो ये किसकी विशेषता बता रहा है, किसी व्यक्ति की। जैसे साहसी लड़का,
तो शासी गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 है हमारा। प्रश्न नंबर 9 है, लिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है? किसमें सभी शब्द पुल्लिंग है? तो ग्रीवा, हम देख रहे हैं ग्रीवा सुंदर होती है या सुंदर होता है? तो ग्रीवा सुंदर होती है, तो ये तो स्त्रीलिंग हो गया, तो ये तो होगा नहीं। फिर मनुष्य बनावट रौनक, रौनक उसके चेहरे पर रौनक आ गई या रौनक आ गया, तो रौनक आ गई, ये भी स्त्रीलिंग हो गया। फिर पतलून पतली है, गीली है, तो ये भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 में सभी पुल्लिंग है। जैसे गिरोह पकड़ी गई या पकड़ा गया, गिरोह पकड़ा गया। प्लेटफार्म बन रही है, बन रहा है, प्लेटफार्म बन रहा है। मतलब आपको अगर पता करना है पुल्लिंग शब्द, तो आपको उससे लेके कोई वाक्य बनाना होगा, तभी आप पता कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 में सभी हमारा पुल्लिंग है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 10 पे आ गए हम। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताना है। तो मैंने घर जाना है, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, मुझे घर जाना है। बच्चे को पौष्टिक आहार चाहिए, तो आहार गलत है, आहार होता है, आहार होता है। ठीक है, तो ये आहार नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। अपने वचन पर अस्थायी रहो, अपने वचन पर अस्थायी रहो, तो अपने वचन पर अस्थायी नहीं होता, अपने वचन पर डटे रहो या दृढ़ संकल्प रहो, ये होता है, तो ये भी गलत हो गया। भट्टी में ईंधन नहीं था, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा, भट्टी में ईंधन नहीं था। ठीक, तो आगे प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है हमारा। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य सही है? ठीक है, सही बताना है। तो हम नीचे से देखते हैं, प्रधानाचार्य लड़के चुनेंगे, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि लड़के चुनेंगे नहीं, लड़कों का चयन करेंगे। तो प्रधानाध्यापक लड़के चुनेंगे नहीं, चयन करेंगे, ये गलत हो गया। ये वाला है, थोड़ी देर बाद भी वापस लौट आएँ, तो ये भी गलत है, बताऊँ क्यों? क्योंकि वो वापस और लौट आना दोनों तो एक ही बात है ना। अगर मैं कहूँ वापस आ जाओ, लौट आ जाओ, तो बात तो एक ही है ना, तो यहाँ पे ये वाला गलत हो गया। फिर पशुओं का झुंड चारों ओर पानी की चाह में, तो इसमें दो चीज़ गलत लग रहा है मुझे। एक तो पानी की चाह में नहीं होगा, पानी की तलाश में, और यहाँ पे पशुओं का झुंड नहीं होगा, पशुओं के झुंड, तो ये भी गलत हो गया। फिर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, यह कहानी आपकी, यह कहना आपकी गलती है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 12 है हमारा कि हथियार डाल देना मुहावरे का उचित अर्थ। तो हार मान लेना, हथियार डाल देना, हार मान लेना। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 13 है हमारा कि निम्नलिखित में से सिंह का परिवाची बताना है। सिंह का परिवाची, तो पहला ही ऑप्शन सही है, केसरी, केसरी सिंह का परिवाची होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 14 है कि निम्नलिखित चिन्हों में से अल्प विराम चिन्ह कौन सा है? अल्प विराम का बताना है कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए, ये अल्प विराम का चिन्ह होता है। ठीक है, और ये अर्ध विराम है, ये तो पता ही होगा कि आपको पूर्ण विराम है, ये तो प्रश्नवाचक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, अल्प विराम। प्रश्न नंबर 15 है हमारा कि उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का उचित अर्थ बताना है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, मन की रहस्य या बात को जानना। उड़ती चिड़िया मतलब मन की रहस्य या बात को जानना। ठीक, प्रश्न नंबर 16 है हमारा कि अध्येता शब्द में उपसर्ग बताना। अध्येता में उपसर्ग बताना है, तो मैं बता दूं कि उपसर्ग जो होता है वो शब्द के वाक्य के शब्द के शुरू में लगता है। जो उपसर्ग है वो शब्द के शुरू में लगता है, तो अ उपसर्ग है नहीं, आ उपसर्ग नहीं लगा है, अध कोई उपसर्ग होता नहीं है, अधि उपसर्ग लगा है। ऑप्शन नंबर 4 अध्येता में अधि उपसर्ग लगा है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 17 है हमारा कि आकाश का परिवाची शब्द नहीं है, यानी 4 ऑप्शन में से कौन सा आकाश का परिवाची नहीं है? तो आपको पता है कि आकाश का परिवाची होता है गगन, नभ, अंबर, व्योम, अनंत, शून्य, अब्र, दुष्कर, तारा, पथ, अंतरिक्ष, लेकिन आसव नहीं होता है, तो आसव इसका गलत है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। यानी आसव जो है, वासव जो है आकाश का परिवाची नहीं है, बाकी तीनों हैं। तो प्रश्न नंबर 18 है हमारा कि निम्न में से अंतस्थ वर्ड कौन सा है? अंतस्थ वर्ड कौन सा है? तो हमको पता है अंतस्थ वर्ड 4 होते हैं, य, र, ल, व। अंतस्थ वर्ड उन्हें कहते हैं जिन्हें बोलने पे आप इन्हें खुद एक बार उच्चारण करिए अपने, य, र, ल, यानी वायु जो है अंदर जा रही है, मुंह के अंदर जा रही है, ना कि बाहर आ रही है, इसलिए इन्हें अंतस्थ बोलते हैं। तो वो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, वह जो है अंतस्थ वर्ड है। तो प्रश्न नंबर 19 है हमारा, पर निम्नलिखित विकल्पों में से अपादान कारक का उदाहरण, अपादान कारक का उदाहरण बताना है। तो देखिए, एक होता है करण से, एक होता है करण से, एक होता है अपादान से, एक होता है अपादान से। तो जो अपादान से है वो अलगाव, यानी टूट कर किसी से अलग होना, यानी दूर जाना, और करण से मतलब के द्वारा, इसके द्वारा। तो यहाँ पे अपादान से पूछा है, तो लड़का पेड़ से गिरा, पेड़ से गिरा, तो लड़का पेड़ से गिरने के बाद उससे दूर हो रहा है ना, तो अपादान से मतलब दूर होना, अलगाव होना, तो लड़का पेड़ से गिरा, पेड़ से गिरा। ठीक है, जैसे अगर पूछ देता वो कलम से लिख रहा है, कलम से लिख रहा है, तो यहाँ पे करण हो जाता है, करण कलम से। ठीक है, लेकिन वो पेड़ से गिर रहा है, गिर के अलग हो रहा है, तो यहाँ पे अपादान कारक होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 20 है हमारा कि जो शिव की उपासना करता है उसे शैव बोलते हैं। शिव की उपासना करने वाले को शैव, विष्णु को वैष्णव बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो प्रश्न नंबर 21 है हमारा कि समुद्र में लगने वाली आग के लिए शब्द बताना है। समुद्र में लगने वाली आग को बड़वाग्नि कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 समुद्र में लगने वाली आग को बड़वाग्नि कहते हैं।
और दवाग्नि किसे कहते हैं? जंगल में लगने वाली आग को, जंगल में लगने वाली आग को दवाग्नि कहते हैं। और पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि, पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि कहते हैं। तो समुद्र में लगने वाली ऑप्शन नंबर 4 सही है, बड़वाग्नि। ठीक है। प्रश्न नंबर 22 है हमारा कि बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताना है। बहाव में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो प्रत्यय जो होता है वो शब्द के अंत में लगता है, प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है। तो बह प्लस आव, बहाव, ऑप्शन नंबर 3 बह प्लस आव, बहाव। तो प्रश्न नंबर 23 है, प्रश्न नंबर 23 कि रत का परिवाची बताना है। रत का परिवाची, तो ऑप्शन नंबर 2 लीन। लीन मतलब लत मतलब लीन, किसी चीज़ में घुल जाना, उसमें एकदम व्यस्त हो जाना। तो रत का परिवाची हो गया लीन। ठीक है। तो प्रश्न नंबर 24 है हमारा कि किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? किस वाक्य में अकर्मक? तो अकर्मक का मतलब होता है बिना कर्म के, मतलब जिस शब्द में कर्म का जरूरत न हो। तो देख रहे हैं यहाँ पे मोहन, राम मोहन को रुला रहा है, ये कौन सा कार्य कर्म कर रहा है? मोहन को रुला रहा है, तो ये कर्म हो गया, मोहन यहाँ पे कर्म हो गया। राम निबंध लिख रहा है, क्या कर रहा है? निबंध लिख रहा है, तो यहाँ पे निबंध जो हो गया हमारा कर्म हो गया। मैं गेहूँ पिसवाता हूँ, तो यहाँ पे गेहूँ पिसवाना क्या होगा? कर्म हो गया। पानी बरस रहा है, क्या हो रहा है? पता ही नहीं चल रहा है, बस पानी बरस रहा है, तो यहाँ पे बरसना, यहाँ पे कोई भी कर्म का प्रयोग नहीं हुआ है। पानी बरस रहा है, बरसना ये तो क्रिया हो गया, कर्म का कहीं प्रयोग ही नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सी हो जाएगा, इसमें अकर्मक क्रिया है। ठीक है, पानी बरस रहा है। तो प्रश्न नंबर 25 है हमारा, आज थोड़ा सा लेट हो रहा है। शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। तो ऑप्शन नंबर 4 विस्तृत, ये शुद्ध है। ठीक है, आप देख सकते हैं, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है। तो प्रश्न नंबर 26 है हमारा कि स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। समय के उच्चारण में लगने वाले स्वरों को मात्रा कहते हैं। प्रश्न नंबर 27 है हमारा, प्रश्न नंबर 27 करा कौन सा वर्ण युग्म अल्प प्राण नहीं है? अल्प प्राण नहीं है। तो मैं एक चीज़ बता दूं कि अल्प प्राण जो होते हैं वो किसी भी वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम होता है। प्रथम, तृतीय और पंचम होता है, जैसे क, ख, ग, घ, अंगा है ना। तो प्रथम ये अल्प प्राण होगा, प्रथम जैसे ये अल्प प्राण होगा, तृतीय ये भी अल्प प्राण होगा, ग, उसके बाद अंगा अल्प प्राण होगा। ठीक है। तो प्रथम, तृतीय और पंचम अल्प प्राण होता है। तो हम देख रहे हैं कौन सा अल्प प्राण नहीं है। तो हम देख रहे हैं ये अल्प प्राण है, क और ग ये अल्प प्राण है, च और ज ये भी अल्प प्राण है, क्योंकि च पहले पे और ज तीसरे पे, त पहले पे और द तीसरे पे, तो ये तीनों ऑप्शन अल्प प्राण। लेकिन घ ये वाला अल्प प्राण नहीं है, क्योंकि ये महाप्राण है, तो दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। ठीक है, दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। तो ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 28 है हमारा कि निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन करिए। कौन से वाक्य में मिश्र वाक्य है? तो ऑप्शन नंबर 2 में मिश्र वाक्य है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो मैं बता दूं कि मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक कोई वाक्य दे रखा हो और उसी के अधीन, मतलब उसी के ऊपर, मतलब उसी के अधीन कोई दूसरा वाक्य हो, मतलब कोई वाक्य देगा उसी के ऊपर कोई दूसरा वाक्य हो। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो जो वैसा काटोगे किसके ऊपर डिपेंड करता है? जैसा बोने के ऊपर, यानी जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। तो ये जो वाक्य है वैसा काटोगे, ये जैसा बोओगे उस पर डिपेंड करता है। तो इसलिए यहाँ पे मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है। तो प्रश्न नंबर 29 है हमारा, प्रश्न नंबर 29 है, इसमें बताना है कौन सा छंद है। तो आप इसको पढ़ोगे, अवधिशिला का उर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दीर्घ जलधार। इसको मैंने काउंट किया और इसके मात्राओं को गिना, तो 12 और 7 मात्राएं बन रही थी, 12 और 7 मात्राएं बन रही थी। ठीक है, 29 बन रहा था। ठीक है, 19 बन रहा था। तो 19 जब भी बनेगा तो 12वें हो जाएगा, 19 जब भी बनेगा तो 12वें हो जाएगा। ठीक है। तो प्रश्न नंबर 30 है हमारा, प्रश्न नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी बताना है। मतलब 4 विकल्प में से एक गलत है, बाकी 3 सही है। तो रचयिता सही है, युधिष्ठिर सही है, द्वारका सही है, तीनों सही हैं। लेकिन ये वाला गलत है, परिमार्जित गलत है। ये परिमार्जित नहीं होता है, ये परिमार्जित होता है। मार्जित ये ऐसे होता है, इसके ऊपर रहता है परिमार्जित। ठीक है, परिमार्जित ऐसे होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया हमारा। आगे प्रश्न नंबर 32 है हमारा, प्रश्न नंबर 32 है अर्पण का विलोम बताना। तो अर्पण का होता है ग्रहण, ऑप्शन नंबर 2 अर्पण का ग्रहण। प्रश्न नंबर 32 है हमारा कि अरे यह क्या किया, अरे यह क्या किया। इस वाक्य में हमें बताना है क्या है, अर्थ बताना है इसमें क्या है। अरे यह क्या किया, जैसे यहाँ पे अरे यह क्या किया, ये हम विस्मय हो रहे हैं, विस्मय सूचक हो गया, विस्मय सूचक हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 हो गया हमारा विस्मय सूचक। अरे जो है विस्मय सूचक की जगह लगा है। ठीक है, हम यहाँ पे आश्चर्य हो रहे हैं, अरे। अब प्रश्न नंबर 33 से लेके 37 तक ये गद्यांश दिया, आप लोग इसे एक बार पढ़ लीजिए। मैंने 2-3 बार पढ़ लिया, आप लोग भी पढ़ लीजिए। ठीक है, तो पॉज करके आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं चलते हूँ प्रश्न के उत्तर बता देता हूँ आपको।
प्रश्न नंबर 33 है हमारा कि संघाई महोत्सव का आयोजन किया गया था मणिपुर में। ठीक है, मणिपुर में संघाई महोत्सव का आयोजन किया गया था और किया जाता है, ये स्टैटिक भी हो गया। प्रश्न नंबर 34 है कि भारत की परंपरा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो संघर्ष यानी युद्ध कहीं भी भारत की परंपरा में नहीं दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर। प्रश्न नंबर 35 है, ये 35 है कि संघाई महोत्सव के आयोजन से को लाभ मिलता है, अर्थव्यवस्था को लाभ मिलता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 36 है कि पहले और अब के महोत्सव के आयोजन में मूल अंतर क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3, पहले केवल इम्फाल में अब पूरे राज्य में, पहले केवल इम्फाल में लगता था अब पूरे राज्य में लगता है। प्रश्न नंबर 37 है और लास्ट है कि गद्यांश में किसकी क्षमता के सामने आने की बात की गई है? ठीक है, सही आंसर है महोत्सव की, ऑप्शन नंबर 2 महोत्सव। तो ये कैसा लगा कमेंट करके आपको जरूर बताइएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो सभी को जय हिंद।